नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। घटना चक्र की एक बुक आती है जो काफी महत्वपूर्ण है। उसको हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होती है उससे रिलेटेड आज हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र की बुक से। तो अगर आप उसकी तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें हिंदी और संस्कृत हम आपको इस बुक से कवर करा देंगे। हिंदी का जैसे हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम संस्कृत शुरू कर देंगे इसी बुक्स से। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। हिंदी हम कवर करने वाले हैं तो पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम हिंदी वर्णमाला से ही रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न नंबर पहले से। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए कर आएंगे हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड वो जो है आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, वो आपको प्रश्न नंबर पहला का बताना है। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, तो वो हमारा ऑप्शन डी वाला आय और ए और आय वर्ण जो होता है कंठ तालु से ही होता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। कंठ तालु से ए आय वर्ण उच्चारण होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर दूसरे में बताना है। संयुक्त वर्ण की बात करें तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कछा वर्ण जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। घुमाकर प्रश्न पूछा है, ध्यान रखिएगा। दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है तो कौन सी ध्वनि, व्यंजन ही ध्वनि हो सकता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। आगे चलते हैं। वही बात यहाँ पर व्याख्या के रूप में समझाया गया कि व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि जो है छिपी रहती है, नहीं तो अर्धवर्ण हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान किससे उच्चारित किया जाता है, वह जो वर्ण होता है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपके सामने है विकल्प जो हमारा सही होगा वो सी वाला दंत्य ओष्ठ जो वर्ण उच्चारण स्थान होता है। दंत्य ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो वर्ण ही होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। दांत और ओष्ठ का इंपोर्टेंट संयोग होता है तब वह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो दांत से, जीभ से और ओठों के संयोग से बोला जाने वाला वर्ण दंत्य ओष्ठ वर्ण कहलाता है और वह वर्ण शामिल हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर पांचवा कि हिंदी शब्दकोश में कछा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, वो आपको प्रश्न नंबर पांचवा का बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि क और मूर्धन्या स के संयोग से ही जो है इसका संयोग निर्माण होता है और ऐसे में जब इसके बाद की वर्ण की बात करें तो यही वर्ण जो आता है कछ, तो क के बाद ही आता है। तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा पांचवा का। आगे चलते हैं, वही व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसका इंपोर्टेंट पार्ट है, देख लेते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द तत्पश्चात क इसके बाद और कछा जो है वर्ण आता है क के पश्चात। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर छठवां कौन सा घोष वर्ण है, वो आपको प्रश्न नंबर छठवां का बताना है। विकल्प की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर छठवां का तो घोष वर्ण पूछ रहा है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पढ़े होंगे जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको पढ़ाया जाता है एक होता है अघोष एक होता है घोष। तो इसमें पूछा क्या है, घोष या संघोष, एक ही चीज होता है, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो आता है ना वो घोष ही होता है, तो कौन सा वर्ण इसमें से आएगा, तो वही आएगा सी वाला ही। चलिए प्रश्न नंबर आगे चलते हैं सातवें पर। चलिए वही चीज यहाँ पर व्याख्या किया गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन जो वर्ण जो होता है वो घोष के अंतर्गत या संघोष कह सकते हैं, उसको भी एक ही चीज होता है वो आता है। प्रश्न नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है प्रश्न नंबर 7 का। ऑप्शन की बात करें साफ साफ दिख रहा है डी वाला ऑप्शन जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। 4 ही वर्ण होते हैं जो 3 ऑप्शन में दिए गए हैं और एक ये स्र जो होता है वो भी होता है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर आगे देखिए, यहाँ पर पूरा दिया गया है 4 जो संयुक्त व्यंजन होते हैं
क, छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मिश्र किसके किसके मिलन से बनता है उस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्न में से ट वर्ण का सदस्य कौन नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो हमारा ध ही न होगा, जो ट वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं था। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। विसर्ग है, इसमें से विसर्ग क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा अयोग्यवाहक। विसर्ग जो है अयोग्यवाहक के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विसर्ग और अनुस्वार दोनों अयोग्यवाहक के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अयोग्यवाहक वो कहलाते हैं जिनका ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में गणना होती है, वो जो है अयोग्यवाहक कहलाता है। इनकी गणना स्वरों के साथ होती है, बस यही चीजें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, विराम का अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10वां का ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा विश्राम या आराम करना या रुक जाना। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का कौन सा व्यंजन पार्श्विक है और एक होता है प्रकंपित। दोनों बहुत काफी पूछे जाते हैं, एक पार्श्विक और एक प्रकंपित, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है पार्श्विक। पार्श्विक कौन सा व्यंजन है प्रश्न नंबर 11 में आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और र जो होता है ये प्रकंपित होता है और ल जो है पार्श्विक होता है, तो दोनों में बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान रखिएगा शब्दों का, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ये देख लेते हैं व्याख्या। य वर्ण और व वर्ण जो है अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ल वर्ण पार्श्विक के अंतर्गत आता है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अथवा बगल से निकल जाती है। मूर्धनी झरना जो होता है तालव्य और संघोष और महाप्राण के अंतर्गत आएगा, और बाड़ा सा तालव्य अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। बहुत बारीकी अंतर है, ध्यान से उत्तर आप मारिएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एकदम राइट। बी वाला हलंत होना चाहिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञ वर्ण के संयोग से यही जो है ऑप्शन मिलेगा 12 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर, अघोष वर्ण का चयन करें, आपको इसमें से बताना है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण एक होता है अघोष, एक होता है संघोष। अब उसमें से आपको अघोष बताना है। अभी हम इस पर काफी चर्चा आगे ही शुरू में ही किया था, अब यहाँ पर एक प्रश्न आ गया है तो वो आप बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। अघोष वर्ण की बात करें तो ऑप्शन जो हमारा प्रश्न नंबर 13 का सही होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा कौन, तो स आएगा, बाकी इसमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि अघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष के अंतर्गत आता है, और उसमें से अगर हम बात करें तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। डी वाला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, व्याख्या वही दिया है जो आपको पता होनी चाहिए, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 14 की ए आय के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो अभी ये प्रश्न हुबेहू भी गया है, वो आपको इसमें से प्रश्न नंबर 14 का बताना है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन की बात करें तो 14 का हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा है, कंठ और तालु। अभी हम शुरू में ही इस प्रश्न को किए थे, मतलब उसका लैंग्वेज जो है घुमाकर पूछा गया था। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंठ तालु से ए आय जो वर्ण होते हैं वही उच्चारित होते हैं, यहाँ पर व्याख्या के रूप में ही दिया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है वो आपको बताना है। अब ये स्वर के टाइप में पूछ दिया है आपसे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15। ऑप्शन की बात किया जाए तो हमारा जो पर्श्व और संवृत ये दोनों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पर्श्व भी होता है और संवृत होता है। क्योंकि देखिए स्वर के कई आधारों पर जो है प्रकार आपको बताए जाते हैं, एक जीभ की स्थिति के आधार पर, एक मुखाकृति के आधार पर बताया जाता है, तो ऐसे स्वर के कई टाइप्स के आधार पर बताए जाते हैं। तो पर्श्व के अंतर्गत ऊ आएगा और संवृत के अंतर्गत जो है ये आएगा, दोनों के अंतर्गत आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं वो आपको बताना है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 16 का। ऑप्शन जो हमारा पहला ही स्वर, क्योंकि स्वर ही स्वतंत्र बोली जाती हैं, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 17 पर,
17 प्रश्न कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। अच्छा, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा तो उसको आकारांत ही ना कहेंगे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है वो आपको बताना है। तो अयोगवाहक, अभी इस पर हमने चर्चा कर चुके हैं, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए इसकी व्याख्या भी, इसको अयोगवाहक कहते हैं अंग और अह को, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र ये 4 वर्ण आते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन स्वर नहीं है, वो प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना है। तो स्वर नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। स्वर के अंतर्गत तो ये आएगा ही, स्वर के अंतर्गत ये भी आएगा, स्वर के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो ये स्वर के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा, नहीं पूछा है। डी वाला ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम चिन्ह ये हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, वो आपको प्रश्न नंबर 21 में बताना है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो त्रुटि विराम को ही हंस विराम कहा जाता है। जैसे कहीं छूट जाता है कोई शब्द, हम नहीं लिख पाते हैं एक वाक्य में, तो वहां पर ऐसा चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं उसी को हम त्रुटि विराम या हंस पद भी कहते हैं। एक ही चीज होता है, जहां पर यहाँ पर लोगो जो है आपको मिल जाएगा देखने को। देखिए यहाँ पर छूट गया है, ये चीजें ऐसा प्रयोग किया जाता है कि भाई इस पर यहाँ पर इस वाक्य में ये शब्द जो है छूट गया है इस स्थान पर, तो उसको ये चिन्ह संकेत करता है। प्रश्न नंबर 22 है कि बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। चलिए, कब आया मतलब एक तरह का प्रश्नवाचक हो जाता है ना, तो ऐसे में जो हमारा विकल्प सही होगा बी वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 23 में बताना है कि कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। चलिए, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत 2 और 4 का नियम फॉलो किया जाता है, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो आते हैं महाप्राण में। ऑप्शन में हमारा जो विकल्प सही होगा वो सी वाला 23 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं पूछा है ना, सी वाला विकल्प। चलिए, प्रश्न नंबर आ जाते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो इस चीज को देख लीजिएगा कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद जो अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत प्रथम, तृतीय और पंच वर्ण, ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंत्यस्थ जो व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, कहां पर किया जाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 का पूर्ण विराम का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाक्य के अंत में ही किया जाता है। ये पूर्ण विराम का प्रतीक होता है। चलिए, सी वाला ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 25 पर। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर 25 में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन होगा। तो अल्प विराम जो होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन? अल्प विराम। तो बी वाला ऑप्शन हमारा 25 का सही हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अल्प विराम प्रतीक चिन्ह क्या है, ये डॉट वाला चिन्ह जो है ध्यान रखिएगा, अल्प विराम, और इसके ऊपर एक बिंदी लग जाएगी ना तो वो अर्ध विराम हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 26। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी है इसमें से प्रश्न नंबर 26 में आपको बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ज वाला जो विकल्प होगा हमारा सही पहला, वो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, अच्छा, स्पर्श संघर्ष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, वर्ण आएंगे, तो च आएगा, छ आएगा, ज आएगा, झ आएगा, और यहाँ ये जो पांचों वर्ण जो है स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर आ जाते हैं 27 पर। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 में। ऑप्शन की बात करें तो जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उसे उद्धरण चिन्ह के द्वारा जो है प्रतीक किया जाता है। 27 का हमारा ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 27 का ए वाला ऑप्शन।
आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी व्यक्ति का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर कर लिया जाता है तो उसको उद्धरण चिन्ह के द्वारा जो है हम घेराव कर देते हैं, उसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि आह कितना सुंदर पुष्प लिखा है, इस रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा वो आपको बताना है। तो अह जो है विस्मया के बोधक के रूप में होता है, तो हम सी के साथ जाएंगे प्रश्न नंबर 28 का। सी वाला विकल्प इसका सही होगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। आपको पता होगा तो जरूर इसमें बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या प्रश्न नंबर 29 का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन के आपके सामने है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 जो है व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में और 11 स्वर होती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ पर दे दिया गया है 33 मूल व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं और 2 अयुग्वाक होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 11 मूल स्वर होते हैं और इस तरह से कुल मिलाकर 52 जो है वर्ण हो जाते हैं। तो पूरी वर्ण पूछेगा तो 52 व्यंजन, सिर्फ मूल व्यंजन पूछेगा तो 33, 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, 2 अयुग्वाक होते हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। चीज को ध्यान रखिएगा। 11 मूल स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्न में से उप विराम चिन्ह आपको इसमें से छांटना है, कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की बात करें तो उप विराम में ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31, 2 शब्दों के जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो आपको प्रश्न नंबर 31 में बताना है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये जो चिन्ह होता है ये 2 शब्दों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, इसको हम योजक चिन्ह के रूप में नाम दिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है वो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी है। प्रश्न नंबर 32 का अब यहीं पर स्पर्श संघर्षी पूछ देता तो अलग विकल्प हमारा होता, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हमें उत्तर मारना है। ऑप्शन जो हमारा सही होगा 32 का सी वाला ऑप्शन ह जो है व्यंजन संघर्षी के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33, अघोष वर्ण कौन सा है वो आपको प्रश्न नंबर 33 में बताना है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण की बात करें तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 ये इस पर चर्चा कर चुके हैं तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 34, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए निर्देशक चिन्ह और रेखिका का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है किसके लिए, तो संकेत के लिए किया जाएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, संकेत के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है तथा यह शब्दों को 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रश्न नंबर 35 है कि संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किसी भी चीज को तो किस चिन्ह का इसमें से प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन की बात करें तो ये बिंदु जो होती है ना वो वाला प्रयोग, कामा, जिसको बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। चलिए संक्षेप सूचक चिन्ह भी इसको आप कह सकते हैं एक तरह से, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन है वो आपको बताना है, तो डी वाला ऑप्शन हमें मिल गया। उष्म व्यंजन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में छाता छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा वो आपको बताना है कि इन 2 वर्णों के बीच में कौन सा अक्षर को वर्ण ही कहते हैं, तो कौन सा वर्ण आएगा वो आपको प्रश्न नंबर 37 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा वर्ण आएगा, ढ वर्ण आएगा ना, सी वाला विकल्प 37 का सही हो जाएगा। कौन सा, चाकू जो छाता से जहाज जाना चाहिए, इसके अंतर्गत पूछ रहा है। ड वाला नहीं आएगा, ढ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाला वर्ण जो है आएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। इन दोनों वर्ण के बीच में पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इन दोनों बीच में अक्षर कौन सा आएगा, तो यहाँ अक्षर ही एक आ रही है, बाकी सभी नहीं आ रहे हैं, चीज को ध्यान रखिएगा। घुमाकर प्रश्न पूछ दिया है, जैसे आपका वर्णों का जो क्रम होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका उत्तर ढंग से
ढूंढ पाएंगे। प्रश्न नंबर 38 है कि हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, वो आपको बताना है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 38 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अच्छा, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल वो आते हैं। उष्म व्यंजन के अंतर्गत पाड़ सा मूर्धन्य सा छोटा सा ह आता है। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जो है ये कच, त्र, ज्ञ, स्र आते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 पर चलते हैं कि दीवा दिवस के रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दीवा दिवस में रिक्त स्थान जो है, ये बीच में रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, वहां पर उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन की बात करें तो यही चिन्ह जो है हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो ये चीज में हम ये वाला विकल्प यूज कर सकते हैं। इक्वल टू का बराबर का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन कौन सा, ए ही वाला सही हो जाएगा। चलिए समानता सूचक चिन्ह इसको कहा जाता है, चीज को ध्यान रखिएगा हिंदी में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 लोप निर्देशन यानी डैश डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो आपको प्रश्न नंबर 40 में बताना है। तो ये जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करती है तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लोप चिन्ह का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, जब बाद वाला वर्ण दोबारा परिवर्तित हो ऐसे स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो तो इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दे दिया गया कि जब पूर्व की बात पुनरावृत्ति करनी हो तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बीच में लोप चिन्ह जो है लगा दिया जाता है। ऐसे में माना जाएगा कि उसी वाक्य का जो है आप फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो ये लोप चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की अगर हम बात करें तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। एक ज्ञ इसमें नहीं दिया गया है, यही 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। एक ये हो जाएगा, एक ये और ये ये। तो ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन होती है। तो ये थे हिंदी का वर्णमाला का पहला प्रश्न, जिसमें मिक्सचर क्वेश्चन थे, चाहे आप वर्णमाला से रिलेटेड और चाहे विराम चिन्ह से रिलेटेड की बात किया जाए तो मिक्सचर क्वेश्चन थे। अब आगे वाली जो वीडियो होगी वो अलग अलग हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी बात आपको हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम जवाब उसका जरूर देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।